नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका है हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लालचंद्र सिंह। अगले एक घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले क्या बात करेंगे कि अब भी इस समय भी राज्यसभा की कुछ सीटों के लिए चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। तो इसमें अंतरात्मा की आवाज कितनी सुनी जा रही है, उसके पहले विधायकों को कहीं रिजॉर्ट में कहीं दूसरी जगह रखने का सारा कुछ हो चुका है, लेकिन अंतरात्मा की आवाज कितनी चल रही है और इन चुनावों में किसकी संभावना कैसी है, इस पर करेंगे बात। और इसके बाद बात करेंगे कि 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में कल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, तो अब राजनीतिक हलचल जबरदस्त तेज है और हर जगह के समीकरण अलग अलग हैं, लेकिन हलचल जबरदस्त है। कहीं गठबंधन को लेकर पेच फंसा है। इस वक्त में अभी हम जो बात करने वाले हैं वो ये कि कल 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया, तारीखों का ऐलान हो गया, तो जाहिर सी बात है उससे राजनीतिक हलचल बढ़ गई, जबरदस्त तेज है। पहले पूरी रिपोर्ट देखिए। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। पांडिचेरी दरअसल वो केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन चुनाव आयोग की सख्ती ने सभी को चौंकाया है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए चुनाव आयोग प्रतिबद्ध है और पूरी तैयारी भी कर रखी है। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों के लिए अप्रैल महीने में 23 तारीख और 29 तारीख को वोटिंग होगी। 4 मई को चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल के रक्त रंजित इतिहास को देखते हुए चुनाव आयोग ने कानून व्यवस्था की चुनौती को संभालने की कोशिश की है। तारीखों की घोषणा के कुछ ही घंटों के बाद आयोग ने राज्य के प्रशासन में बड़ा फेरबदल कर दिया है। आयोग ने पहले मुख्य सचिव और गृह सचिव को हटाने का आदेश दिया और अब राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का भी तबादला कर दिया गया है। राज्य के डीजीपी, आईजी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को उनके पद से हटा दिया गया है और उनकी जगह पर नए अधिकारियों को ये जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा के बाद अब राज्य पुलिस के डीजी पीयूष पांडे, कोलकाता के पुलिस आयुक्त सुप्रतिम सरकार को चुनाव आयोग ने उनके पद से हटा दिया है और इसके साथ ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर विनीत गोयल को भी पद से हटा दिया गया है। आरोप है कि राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर इनकी तत्परता नहीं देखी गई। चुनाव के दौरान राज्य के नए डीजी और आईजीपी के रूप में सिद्धिनाथ गुप्ता की नियुक्ति की गई है। कोलकाता के पुलिस आयुक्त के रूप में अब अजय नंद कार्यभार संभालेंगे, तो वहीं विनीत गोयल की जगह पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का दायित्व अजय मुकुंद राणाडे संभालेंगे। हाल ही में राज्य के दौरे पर आने के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर चुनाव आयोग की फटकार का सामना विनीत गोयल को करना पड़ा था। मतदान की घोषणा से महज 24 घंटे पहले कोलकाता के गिरीश पार्क इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में जाते समय भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक हिंसा में घायल हो गए थे। हिंसा का आरोप तृणमूल के कार्यकर्ताओं पर लगा था। मार्च से ही राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती शुरू हो गई थी, फिर भी गिरीश पार्क में केंद्रीय बल क्यों नहीं दिखे, यह सवाल उठाया गया। पिछले 3 चुनावों में मतदान के बाद हिंसा से प्रभावित इलाकों की सूची भी आयोग ने डीजी पीयूष पांडे से मांगी थी, लेकिन वो सूची भी समय पर नहीं भेजी गई। मां, माटी और मानुष के स्लोगन से लगातार चुनाव जीतती रही ममता बनर्जी के लिए इस बार ये चुनाव आसान नहीं दिख रहा। सत्ता में 15 साल बिताने के बाद टीएमसी को सत्ता विरोधी लहर के साथ भ्रष्टाचार को लेकर जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में लंबे समय से चुनाव के चरणों को लेकर भी विवाद होता रहा। पिछले चुनाव में 7-8 चरणों में मतदान हुआ करते थे, जिसे लेकर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने कड़ा विरोध उस समय किया था। उस समय टीएमसी का तर्क था कि इतने लंबे चुनाव से प्रशासनिक दबाव बढ़ जाता है, राजनीतिक माहौल तनावपूर्ण होता है। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने मतदान को सिर्फ 2 चरणों तक ही सीमित कर दिया है, फिर भी लोग अलग अलग तर्क दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के बाद 5 राज्यों, जिसमें 4 राज्य 1 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये पहला चुनाव है। पिछले चुनाव से अलग इस बार चुनाव को लेकर नैरेटिव भी अलग है। देखना यह भी है कि क्या एसआईआर पश्चिम बंगाल के चुनाव में कोई मुद्दा बनता है। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज भी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग को घेरने में कोई कोताही नहीं छोड़ रही है। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। He is raising the matter about a constitutional authority
which this house or the government has nothing to do with. Now, if every member wants to raise a question on the decision of a constitutional authority like the courts and the election commission, then it is not wise. चुनाव आयोग का वो अलग है, संविधान ने उसको पावर दिया गया है, उसको सदन में रेज करके कोई मतलब नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि संवैधानिक संस्थाओं का इज्जत करना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी हमेशा संवैधानिक संस्थाओं को हमला करने का यह आदत बनाया हुआ है, ये ठीक नहीं है और ये सदन का समय को भी दुरुपयोग किया है। तो वहीं पश्चिम बंगाल के जो भाजपा अध्यक्ष राज्य अध्यक्ष हैं शामिक भट्टाचार्य, उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई है। पश्चिम बंगाल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है पॉलिटिसाइज हो चुका है। पश्चिम बंगाल में टोटल एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, किसी आम जनता की कोई सुनवाई नहीं है। पश्चिम बंगाल में प्री पोल और पोस्ट पोल जो वायलेंस होता है और उसके लिए कितना जिम्मेदार प्रशासन है वो पश्चिम बंगाल की आम जनता जानते हैं। इसलिए चुनाव आयोग एक निरपेक्ष चुनाव अगर बंगाल की जनता की उपलब्ध हो, इसी का कारण अगर कुछ स्टेप लिया तो वो सोच सकते। तो वहीं टीएमसी के सांसद सौगत राय ने कहा कि जो कुछ ये किया जा रहा है ये सब कुछ गलत कदम है। हाँ, ये तो गलत कदम है हमारे ख्याल में, पश्चिम बंगाल के खिलाफ एक ठो कदम है। हम ये नहीं चाहते, इससे चुनाव परिचालना करना और भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे जो ट्रांसफर वगैरह किए गए उसको टीएमसी को ये अच्छा नहीं लग रहा, उनको लग रहा है कि ये गलत कदम है। वहीं कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। बंगाल के बारे में कहा 8 चरण, 7 चरण, 6 चरण और कहा 2 चरण। होगी प्रधानमंत्री की यात्रा पूरी, जो कुछ उन्हें कहना था कह दिया या आत्मसमर्पण कर दिया, इसीलिए 2 राउंड में हो रही। मैं समझ सकता था 8 का 7 हो जाता, 6 हो जाता, वे 8 का 2। वारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब। ये आपने कांग्रेस की प्रतिक्रिया देखी, और वो जो पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने बड़े ट्रांसफर किए हैं, इसकी आलोचना सपा के नेता अखिलेश यादव ने भी की। जब कभी भी चुनाव होता है, दिल्ली की सरकार और अगर प्रदेश की सरकार उनकी नहीं है तो सबसे पहले डीजीपी हटाएंगे, चीफ सेक्रेटरी हटाएंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी है उस समय जो सरकार में के खिलाफ है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जानबूझ करके सरकार से मिलकर के दिल्ली की और चुनाव आयोग से मिलकर के अधिकारियों को हटाया होगा। ऐसा लग रहा है अखिलेश यादव जी अभी से फील्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आगे चल करके 2027 के विधानसभा चुनाव में भी ऐसी ही मुश्किलें अखिलेश जी के साथ भी आए। बहरहाल, जो चुनाव आयोग ने कदम उठाया पश्चिम बंगाल को लेकर के, उस पर ये तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे, और जो 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के चुनाव, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आगे चल करके एसएन सिंह जी जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अभी जुड़े नहीं हैं, आगे चलकर जुड़ेंगे। मोहम्मद एहतशामुल हक साहब जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत, नमस्ते, खैर मकदम। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर स्टूडियो में जुड़े हैं, और सौरभ दत्ता भी दिखाई पड़ रहे हैं हमारे संवाददाता। इस समय मैं पहले सीधे सौरभ दत्ता के पास चलता हूं। सौरभ, बड़े बड़े ट्रांसफर हो गए पश्चिम बंगाल में आज, कल विधानसभा चुनावों का ऐलान और आज दनादन खबरें आई ट्रांसफर की। कुछ अधिकारियों के खिलाफ पहले से शिकायतें थी क्या चुनाव आयोग को कि वो अपने काम को सही ढंग से नहीं कर रहे हैं? ये जो ट्रांसफर्स हुए, ये जो तबादला हुए हैं, इसमें सबसे चर्चित नाम है सीएस नंदिनी चक्रवर्ती का। माना जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड में चुनाव आयोग ने पहले दिन जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चालू हुआ, उसी पल ये मैसेज देना शुरू कर दिया कि इस बार की चुनाव हिंसा मुक्त और डर मुक्त करने के लिए चुनाव आयोग हर कदम से, हर कॉर्नर से जो बंगाल की जनता है उनको आश्वस्त कर रही है, और इसीलिए पहले ही एडमिनिस्ट्रेटिव के जो कैप्टन, वाइस कैप्टन है, उनको पहले हटाया गया।
यानी सीएस और गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीना। सीएस नंदिनी चक्रवर्ती, जैसे ने आपने बताया कि पूरे एसआईआर के जो प्रोसेस था, उस एसआईआर के प्रोसेस में ऐसा कई बार हुआ है कि सीएस के जो आचरण है उसके लेकर सवाल उठा गया। उनको दिल्ली बुलाया गया था क्योंकि एसआईआर प्रोसेस के चलते कमीशन ने जो आदेश दिए थे उन आदेशों का उल्लंघन हुआ था, उन आदेशों को माना नहीं गया था। जगदीश प्रसाद मीना, उनसे भी मांगा, वोट ऑब्जर्वर्स का लिस्ट मांगा गया था, 4 बार रिमाइंडर दिया गया था, फिर भी लिस्ट नहीं आया तो जगदीश प्रसाद मीना को ही वोट ऑब्जर्वर्स किया गया था डिफरेंट स्टेट के लिए। और सुप्रीम सरकार सीपी कोलकाता पुलिस के कमिश्नर, वो तो ग्रीस पार्क वाला इंसिडेंट आपने जिक्र किया उसका। और विनीत गोयल को तो जो फुल बेंच की जो मीट हुआ था उसी में उनको फटकारा गया था। लेकिन इन सारी बातों को लेकर जो एक कॉइनेज में जो बोल सकते हैं कि ममता बनर्जी के जो ट्रस्टेड ऑफिसर्स हैं, चुनाव आयोग ने पहले दिन ही उन सबको हटाकर ये कहीं पर ये मैसेज देना चाहा कि निष्पक्ष चुनाव करने में इस बार इलेक्शन कमीशन कोई भी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। और ये सिचुएशन अभी ऐसा है लालचंद जी के अगर आप कल चुनाव जब घोषणा हुआ उसके दिन अगर देखें तो डीए का अनाउंसमेंट हुआ। कौन सा डीए का अनाउंसमेंट हुआ? ममता सरकार ने उस डीए का अनाउंसमेंट किया। 5 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट देकर कहा था कि आपको अभी तुरंत 25% डीए दे देना है। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, वहां पे याचिका डाली और उन्होंने कहा कि मुझे दिसंबर तक समय चाहिए। तो ऐसा क्या हुआ कि कल सुबह अचानक से डीए उन्होंने पूरा घोषणा कर दिया कि हम डीए दे देंगे। लेकिन ये बात भी सही है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से अब वो डीए नहीं दे सकती, वो उनका भी वो कमिटमेंट ही है। उसका तो कोई नोटिफिकेशन अभी कोई कहीं पर कोई दिख नहीं रहा है। और इसके पहले मुआज्जम और पुरोहित का जो भत्ता का जो 500 रुपया का वृद्धि हुआ वो हुआ। तो इन सारे मामलों को लेकर कहीं ना कहीं से कनेक्शन जुड़ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिगेड में जो जोश देखने को मिला, जो जन सैलाब देखने को मिला, उसका एक इफेक्ट आया है, उसके दबाव में है ममता बनर्जी की सरकार। बिल्कुल, ये सारा कुछ वहां पर दिखाई पड़ रहा है और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें घबराहट से जुड़ी हुई भी लग रही हैं। विनोद जी, जो अपडेट हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता दे रहे हैं, कल से लेकर आज तक लगता है पश्चिम बंगाल में बहुत कुछ बदल गया। देखिए, पहले हुआ कि आज चुनाव आयोग ऐलान करने वाला है, धनाधन वहां पर क्या पुजारियों के लिए और मुअज्जिमों के लिए वहां पर आ गया कि भाई उनके तनख्वाह बढ़ाए जा रहे हैं, उनको भत्ता बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद से लेकर के चुनाव का ऐलान, वो भी सिर्फ 2 चरणों में, और उसके बाद से आज तो ना जाने कितनी खबरें पश्चिम बंगाल से आ गई। चुनाव तो बाकी राज्यों में भी है, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में भी है, लेकिन पश्चिम बंगाल बिल्कुल हाईली चार्ज है क्या? बिल्कुल लाली, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले अगर राज्य की सरकारें कुछ घोषणा कुछ ऐलान करती है तो मुझे नहीं लगता कि चुनाव आयोग को इसके लिए कोई आपत्ति होगी। ठीक, इसकी बात की खुलासा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी किया जी। रही बात की जो पश्चिम बंगाल का जो रक्त रंजित इतिहास है लालजी, वो गौर करने लायक है कि पश्चिम बंगाल में लोगों ने कैसे प्री पोल और पोस्ट पोल वायलेंस का एक सिलसिला देखा है और वो लगातार देखा है। वो ऐसा नहीं है कि ये टीएमसी के साथ ही हुआ है, वो सीपीएम की सरकार जो 30-31 साल की थी तब भी देखा और वही चीज कंटिन्यू ममता बनर्जी के साथ में हुई जी। तो ये चुनाव आयोग के लिए तो सबसे बड़ी चुनौती है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करना। और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के कंट्रोल करने के लिए जब आपने देखा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लागू होते ही अगर राज्य के चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी का सीधे वहां से हटाया जाता है तो ये मैसेज था लोगों के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इसको कहते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था लोगों को कि आश्वस्त किया गया था राज्य के वोटर्स को कि वो चुनाव करने आएंगे तो वो एक निर्भीकता से आए कि कोई भी उनको इसके लिए थ्रेट नहीं होगा। जो पश्चिम बंगाल में लोगों ने देखा चुनाव के बाद महीनों तक वो अपने घर उनको छोड़ना पड़ा। बिल्कुल, वो 1-2 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों में, कुछ असम गए, कुछ झारखंड गए, ये हजारों में संख्या थी। तो सवाल है कि इस बार का चुनाव तो लालजी इंटरेस्टिंग है, वो भी इन 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के बाद का ये चुनाव है
जी। और उसके बाद अगर चुनाव आयोग का ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का संकल्प है जी। तो मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल के साथ साथ और कई राज्यों में आप चुनाव आयोग की शक्ति को और देखेंगे। बिल्कुल, मैं आगे चल करके मोहम्मद एहतशामुल हक साहब के पास जाऊंगा और बताऊंगा कि टीएमसी खेमे में क्या कुछ चल रहा है। एहतशामुल हक साहब आगे चलकर हमें बताएंगे, टीएमसी के नेता। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे और एहतशामुल हक साहब से बात करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ने वाले थे लेकिन अभी जुड़े नहीं है, लेकिन ब्रेक के बाद एहतशामुल हक के पास जाएंगे। अभी वक्त है ब्रेक का। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है, मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि जो 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के लिए विधानसभा चुनावों का ऐलान हो गया है। सारी चीजें, सारी तारीखें, सारे कार्यक्रम आ गए हैं सामने में, लेकिन पश्चिम बंगाल में जबरदस्त हलचल है। हमारे साथ टीएमसी के नेता जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं, सीधे एहतशामुल हक साहब के पास चलते हैं। एहतशामुल हक साहब बताइए, टीएमसी जो है वो इन सारी चीजों को लेकर के क्या जो कदम उठाया चुनाव आयोग ने, खासतौर पर आज जो ट्रांसफर वाले जितने भी कदम उठाए गए उसको लेकर सौगत राय आपत्ति जता रहे थे। टीएमसी की क्या आपत्ति है? अगर मान लीजिए कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए चुनाव आयोग को लगता है कि वहां पर बेहतर लोगों को बिठाना है ताकि किसी भी तरह से गड़बड़ी ना हो, तो क्या दिक्कत है? देखिए लालचंद जी, सबसे बड़ी बात है कि कल चुनाव आयोग ने ऑलरेडी 2 फेज में जो घोषणा हुई है जी, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल, इससे पहले पश्चिम बंगाल में जितने बार भी इलेक्शन हुआ कभी भी 2 फेज में इलेक्शन नहीं हुआ है। 8 बार, 7 बार, 6 बार, तो कहीं न कहीं ये एक तरह का समझ लिए सबसे पहला चुनाव आयोग ने यहाँ पे समझ लिए कुछ टेक्निक के जरिए 2 फेज में इलेक्शन कराए जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि जो हमारे समझ लिए सौगत राय का जो बयान जो आप कहें कि फेयर और ये हो इलेक्शन, तो उससे कोई हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन आते के साथ ही समझ लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के साथ ही देन एंड देयर समझ लिए हमारे चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी और तमाम लोगों को समझ लिए उनके पद से ट्रांसफर कर दिया गया। तो इसका मतलब है कि हम लोगों के जो भी ऑफिसर थे हमारे, तो इस पर आपको क्या इत्मीनान नहीं था और उस पर आपको डर था कि ये लोग कहीं ने फेवर होकर के काम करेंगे। अब हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। जो हुआ ये नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग कहीं न कहीं पक्षपात का काम समझ लिए किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पे काम कर रही है। अभी भी हमारे 60 लाख वोटर, सबसे ज्यादा 60 लाख वोटर जो है अभी भी विचाराधीन है, उनकी अभी भी समझ लिए कि क्लियरेंस नहीं मिली है, और 58 लाख एसआईआर के माध्यम से। एहतशामुल साहब, एक बात समझ में नहीं आई कि जैसे पहले मान लीजिए 6-7 चरणों में चुनाव होते थे, उस समय भी विरोध, अभी चुनाव आयोग 2 चरणों में चुनाव करा रहा है, तब भी विरोध। टीएमसी कितने चरणों में चाहती थी, वही बता दीजिए कि इतने चरणों में टीएमसी चाहती थी। देखिए लालचंद जी, सबसे बड़ी बात है, जहां 8 फेज, 7 फेज, 6 फेज में होता था जी, तो वहां 2 फेज में जो इस तरह का जो 2 फेज में हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हम समझते हैं
इसको जो है हाँ। इसको कम से कम 4 फेज में होना चाहिए था। ठीक है, मैं समझ गया। होना चाहिए था। ठीक। 2 फेज में 8 को 2 में करना, और समझ लिए ये कहीं न कहीं मैं समझ गया। आपने एक नंबर दिया कि भाई 4 फेज में होना चाहिए थे, है ना? आपने एक नंबर दिया 4 फेज में होना चाहिए था ठीक, कम से ठीक, कम, ठीक। इसलिए कि जहां 8 फेज में हमेशा शुरू से 2011 देखिए, 2015 देखिए, 2016 देखिए, 2021 देखिए, जितना बार भी हुआ है। सौरभ हमारा दत्ता। यहाँ लोकसभा हुआ है, ठीक। लोकसभा का भी देखिए कितना फेजेज में हुआ। ठीक तो ये ठीक। सौरभ दत्ता, अभी चुनाव आयोग का 3 दिनों का दौरा था पश्चिम बंगाल का, उसमें सभी से उन्होंने बैठक की और 10-10 मिनट सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को भी दिया था। सबसे बातचीत करके ये 2 चरणों का फाइनल हुआ होगा सौरभ, और ये भी कि पहले विपक्षी पार्टियां कहती थी कि ये तो इतने चरणों में इसलिए करवा रहे हैं ताकि, कभी कहते थे कि प्रधानमंत्री को अलग अलग चरणों में जाके प्रचार करने का समय मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा, सत्ताधारी पार्टी जो यहाँ केंद्र में है उसको ज्यादा मौका मिल जाएगा। ये 2 चरणों का जो चुनाव आयोग ने इस बार फाइनल किया है सौरभ, इसके पीछे क्या तर्क रहा? इस बारे में हम जब सीओ ऑफिस से, जहां से हम इस वक्त खड़े हैं, सीओ ऑफिस के जो आला अधिकारी है, हमारे साथ जो हर दिन जो बात हुआ है उसके बाद उनका कहना ये है, और ऑल पॉलिटिकल पार्टीज में जो पार्टीज वहां पे टेक पार्ट किए थे, जो गए थे, उन्होंने कहा था कि पहले जब फेजेस वाइज इलेक्शंस होते थे, यानी 6 फेज, 8 फेज, 5 फेज इलेक्शंस में होते हैं, उसमें क्या होता था, उसमें जो क्रिमिनल फोर्सेस है वो मोबिलाइज होते थे। ये फेजेस 8 फेजेस, 6 फेजेस, 5 फेजेस क्यों किया गया था? किया गया था कि बंगाल की हिंसा को देखकर तब चुनाव आयोग ने सोचा था कि अगर सेंट्रल फोर्स को हम हर एक फेज के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से अगर बांटेंगे, तो हर फेज में, हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल और पुलिस पर्सनल ज्यादा दिया जा सकता है, ये सोच था। लेकिन देखा क्या गया, इसके आड़ में जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उस सत्तारूढ़ पार्टी के जो मिसक्रिएंट्स हैं वो लोग भी मोबिलाइज हो रहे हैं। यानी पहले चरण में भांगर में अपना काम करके वहां पे डिस्टर्बेंस जो करना है, जो अशांति फैलाना है, वो सब करके तीसरे चरण में वही लोग चले जाते हैं मुर्शिदाबाद, अच्छा, या फिर चले जाते हैं नदिया। अच्छा, तो ये जो मोबिलाइजेशन ऑफ क्रिमिनल फोर्सेस है, इसको रोकने के लिए इस बार पॉलिटिकल पार्टीज का कहना था कि आप एक चरण में कीजिए। सौरभ, पहले हम लोग बात करते थे मोबिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस की, आप कह रहे हैं कि ये जो पश्चिम बंगाल में मोबिलाइजेशन ऑफ क्रिमिनल फोर्सेस होती थी उसको भी रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है ना। विनोद जी जो बात सौरभ कह रहे हैं ये बात सच है। देखिए पश्चिम बंगाल, बहुत सारे राज्यों में देखिए पहले चुनाव में हिंसा कुछ और राज्यों में भी हुआ करते थे, सब जगह पर लगभग ये हो गया, रुक गया है। पश्चिम बंगाल में ये बात रुकी नहीं अभी तक। पिछले चुनाव को भी अगर आप देख लेंगे, जो बात सौरभ कह रहे हैं, क्या वो भी एक वजह हो सकती है 2 चरणों में चुनाव रखने की? मैं बिल्कुल नहीं मानता सौरभ की ये बात लोकल टर्म में, और वहाँ ऑफिसर्स तो इस बात को चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें इलेक्शन कमीशन की अपनी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है जी। प्रिपरेशन डिपेंड करता है कि आप इस चुनाव आयोग का वहाँ की जो डेमोग्राफी है और चैलेंज जो है वो सबसे बड़ी चीजें होती है। तो लाल जी, ये चुनाव आयोग की तैयारी अगर आप देखिए SIR के साथ में, तो पिछले 1 साल से बिहार के चुनाव के बाद ही चुनाव आयोग ने लगभग सारे राज्यों में SIR के लिए अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी थी। आपको याद होगा कि ममता बनर्जी की TMC जो है सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आने वाली पार्टी में से है। तो अब सवाल है कि चुनाव आयोग की ये तैयारी का एक रिजोल्यूशन है, ठीक है, ये ममता बनर्जी का मेमोरेंडम रहा है कि आप जब 8 चरण में देते हैं, इससे लोगों की परेशानी होती है। इससे लोगों की परेशानी होती है, संसाधन का बेजा इस्तेमाल होता है। इससे ये होता है कि जो डिप्लॉयमेंट होता है वो काफी लंबे समय तक का रहता है। तो वो पिछले 12वीं विधानसभा में शमीम साहब के लिए, हक साहब के लिए मैं थोड़ा सा याद दिला दूं कि ये TMC का मेमोरेंडम था कि इसको कम से कम में लाया जाए कि इसमें राज्य की लंबे अरसे तक इसकी परेशानी साहब 4 कह रहे हैं कि 4 साहब जी 4 कह रहे हैं, उसको मैं बताता हूं कि अब सवाल है कि इस बार का जो चुनाव है उसमें आप देखिए कि SIR के बाद ये सारी प्रक्रिया होने के बाद में जो 58 लाख वोट घटे, उसके बाद जो 60 लाख के अभी जो डिस्क्रिपेंसी में है,
उसका अभी जुडिशरी को देना है, शायद मुझे लगता है फर्स्ट फेज तक 15-20 लाख और क्लियर होंगे। तो सवाल है कि चुनाव आयोग इस बात के लिए तत्परता से कितने ऑफिसर्स को लगाए हैं जी, कितने सिक्योरिटी फोर्स का डिप्लॉयमेंट इससे पहले हो चुका है। तो राज्य में चुनाव से पहले हमने देखा कि एसआईआर के तैयारी में भी कम से कम 4-5 बटालियन फोर्स तो हम केंद्रीय फोर्सेस का तो पहले से डिप्लॉयमेंट वहां है। तो अगर इतना अच्छा डिप्लॉयमेंट है इस बार चुनाव में, आप एजेंसीज के साथ साथ जो एम्प्लॉय गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनका पहले से ये पूरा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि 2 चरण कोई बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है हक साहब कि आपको चुनाव आयोग का विरोध करना है, आपको चुनाव आयोग का विरोध करना है। तो आप मुद्दा ढूंढ रहे हैं क्योंकि इस बार का जो लोड आपका एंटी इनकम्बेंसी का है वो माँ माटी मानुस के स्लोगन को फीका कर दिया। ठीक है, देखिए सौरभ ने जो बात कही थी ना, ये अक्सर पश्चिम बंगाल में आरोप लगता रहा है कि जैसे फर्जी वोटिंग हो या कहीं पर मतलब धांधली की बात हो, ये आरोप लगते रहे हैं। जो सौरभ ने उसी आधार पर यह बात कही थी और निश्चित तौर पर बंगाल में इसकी चर्चा होगी, भले आधिकारिक तौर पर इसको कोई कहे ना कहे कि मोबिलाइजेशन होता था लोगों का इधर से उधर। डॉक्टर शत्रुपा भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर शत्रुपा जी नमस्ते, बताइए 2 चरणों में चुनाव वहां पर आपके यहाँ रखा गया है पश्चिम बंगाल में, मैम बीजेपी संतुष्ट है इससे? क्योंकि एहतशामुल साहब तो साफ कह रहे हैं कि भाई ना 8 स्वीकार है ना 2 स्वीकार है, 4 में होना चाहिए था, 4 चरणों में। बीजेपी संतुष्ट है 2 चरणों से क्या? जी, हमारा मांग ये था कि 1 या 2 जी ऐसे करना चाहिए, क्योंकि कोविड का टाइम में भी 8 हुआ था, उससे पहले भी 6 हुआ था, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। और हमारे तरफ से जो एक्सपीरियंस हमारा है, हमने देखा है कि मोबिलाइजेशन के बात कह रहे थे कि सच में मोबिलाइजेशन होता है। मैं वही कह रहा था मैं भी। नॉर्थ बंगाल में वोट डाल के फिर मालदा होते हुए बीच में होते हुए फिर साउथ बंगाल आके यहाँ पे वोट डाल के फिर कहीं और वापस चले जाते हैं। जी, तो वो इस बार होगा, इसलिए हम वैसे मानने थे 1 चरण में, लेकिन मैक्सिमम 2 चरण में ये हमारा मांग थी, वो इलेक्शन कमीशन में पूरा कर। जानते हैं जब आप ये कह रहे हैं ना कि हमारी मांग थी 1 या 2, एहतशामुल साहब कहेंगे देखिए बीजेपी की मांग मान ली चुनाव आयोग ने। एहतशामुल साहब देखिए, देखिए सबसे बड़ी बात है, आज जो बोलता है कहा हक का बात हलक से निकल गया। देखा मैंने जो बोला था वही एहतशामुल हक साहब बोलेंगे। लालचंद जी, ये बात हमारी दीदी जो कही है, डॉक्टर शत्रुपा जी जो कही है, जी बिल्कुल सही बात कही है, बिल्कुल दुरुस्त कही है कि हम लोगों ने गोया कि भारतीय जनता पार्टी ने मांग की थी चुनाव आयोग से 1 या 2 बार 2 फेज में होना चाहिए, वो सिद्ध हो गई। और उन्होंने नेशनल दूरदर्शन टीवी चैनल पर लोगों को अवगत कराया, कहें कि हम लोगों की बात रखी है। तो ये देखिए 1 या 2 आपकी बात मानी गई है, लेकिन एहतशामुल साहब थोड़ी सी तारीफ मेरी कर दीजिए। मैंने कहा कि एहतशामुल साहब अब यही रिएक्शन देने वाले हैं, देखिए वही रिएक्शन आ गया आपका। देखिए आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, देखिए आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप भाप लेते हैं, आप समझ जाते हैं, आप फीलिंग कर लेते हैं। शत्रुपा, डॉक्टर शत्रुपा, डॉक्टर शत्रुपा, तृणमूल जो भी बोलना चाहे बोले, उन लोगों का जितना फेज मांगना चाहे मांगे, लेकिन पश्चिम बंगाल का जनता का ऐसा मांग है कि वो लोग सुस्त तरफ से सेफली और सिक्योरली वोट डालेंगे, या 1 चरण में या 2 चरण में। इलेक्शन कमीशन यहाँ पे कोलकाता से जाने के टाइम में चीफ इलेक्शन कमीशन ने बोला था कि वो पूरा स्टडी किया है, पूरा सिचुएशन ही हैड स्टडीड वेल, और उन्होंने बोला था कि कितने चरण होगा वो एक ही मात्र चीज पे डिपेंड करता है कि स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो इलेक्शन कमीशन इससे ज्यादा, देखिए मुझे लगता है चरणों की संख्या वगैरह से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र जीते, वहां पर स्वतंत्र और निष्पक्ष फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, कोई भी पार्टी जीते, जिसको भी जनता चुने वो जीते, लेकिन वहां लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए, रक्त रंजित नहीं होना चाहिए, ब्लड शेड नहीं होना चाहिए वहां पर, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है सारे लोगों को इसके लिए ही काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल डॉक्टर शत्रुपा जी, मोहम्मद एहतशामुल साहब,
सौरभ आपका भी और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए। आज दरअसल पूरा फोकस चला गया पश्चिम बंगाल पर। चुनाव तो वैसे 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में, आगे चलकर बाकी राज्यों की भी बात करेंगे। अभी वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आज बताएंगे आपको कि राज्यसभा चुनाव के कुछ सीटों के लिए मतदान इस समय चल रहा है, तो क्या कुछ हो रहा है इस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है, मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। स्वागत ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया था, अब बात करेंगे कि राज्यसभा चुनाव में जो कुछ सीटों के लिए वोटिंग हो रही है उसमें क्या कुछ हो रहा है। क्या अंतरात्मा की आवाज पर विधायक वोटिंग कर रहे हैं? पहले पूरी रिपोर्ट देखिए। देश के 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया चल रही है। आज ही के दिन, कुछ लोग हालांकि निर्विरोध भी चुने गए, आज ही के दिन राज्यसभा चुनाव में पड़े मतों की गणना भी कर ली जाएगी। 37 में से जैसा हमने बताया 26 उम्मीदवार तो निर्विरोध चुन लिए गए हैं, लेकिन 3 राज्यों की जो बाकी की 11 सीटें बची उस पर मतदान से फैसला हो रहा है। और मामला इसमें जो है, बिहार की 5 सीटें हैं, ओडिशा की 4 और हरियाणा की 2 सीटों पर अंतरात्मा की आवाज से खेल बदल सकता है। बिहार में 5 राज्यसभा सीटों पर 6 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं, तो किसी न किसी एक की तो हार होगी। एनडीए की 4 राज्यसभा सीटों पर जीत तो पक्की है बिहार में, लेकिन 5वीं सीट के लिए उपेंद्र कुशवाहा की राह आसान नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, उनके 5 विधायकों ने आरजेडी के उम्मीदवार अमरेंद्र धारी सिंह को समर्थन का ऐलान कर दिया है, लेकिन जो कांग्रेस के 4 विधायक हैं वो नॉट रीचेबल, नंबर नहीं लग रहा है होने से महागठबंधन की टेंशन बढ़ गई है कि किधर है वो। उधर ओडिशा की बात कीजिए, भाजपा के पास 79 विधायक हैं और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है, तो कुल हो गए 82। ओडिशा में चुनाव जीतने के लिए 30 विधायकों की जरूरत है, तो भाजपा के मनमोहन सामल और सुजीत कुमार की जीत तो तय हो गई। तीसरे जो उम्मीदवार हैं भाजपा समर्थित दिलीप रे, वो भी चुनाव मैदान में है, तो बीजेपी को तीसरे प्रत्याशी की जीत के लिए 8 मतों की जरूरत रह जाती है। 90 हो जाएंगे तो जीत जाएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात कीजिए, वहां 90 सदस्य हैं, बीजेपी के पास 48 विधायक, INLD के 2 और 3 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन है। एक और सीट पर दावेदारी बीजेपी करती हुई दिख रही है। सतीश नांदल ने भाजपा के समर्थन से मैदान में उतरकर कांग्रेस के कर्मवीर बौद्ध के लिए चुनौती पेश कर दी है। बीजेपी जीत के लिए कांग्रेस विधायकों पर निर्भर है। चुनावी घमासान के बीच ये देखना दिलचस्प है कि कांग्रेस पार्टी ने ओडिशा और बिहार में अपना उम्मीदवार भी खड़े नहीं कर सकी, लेकिन समर्थन के नाम पर अपने विधायकों को शिमला और बेंगलुरु तक दर्शन करा दिए, पर्यटन करा दिए। लेकिन जब बात अंतरात्मा की आवाज सुनने की होगी तो क्या रिपोर्ट पॉलिटिक्स असर डाल पाएगा इस रिजॉर्ट पॉलिटिक्स? इसमें यह देखना पड़ेगा कि रिजॉर्ट के खाने पीने, पर्यटन, तीर्थ वगैरह का असर होता है या नहीं होता है। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इन चुनावों को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए। एनडीए की बहुत प्रभावी प्रामाणिक जीत हो रही है। कुछ लोग कांग्रेस को खोज रहे हैं, तो मैं उस पर एक ही बात कहूंगा, क्या कांग्रेस के नेता अपने बिहार की पार्टी को खोजते हैं क्या? मैं तो सांसद हूं, यहां मुझे बताया कि यहां कांग्रेस का कोई संसदीय विधायक दल का नेता नहीं है, कोई सचेतक नहीं है। तो जिस पार्टी का यह हाल हो, और क्या कहना, इस बार राज्यसभा में एनडीए बहुत प्रभावी गठबंधन के रूप में उभरेगा और बहुमत के पास पहुंचेगा।
विपक्ष की बात है तो एक शब्द है साफ। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने भाजपा से लड़ना तय किया है, ना कि झुकना। कि जो विपक्ष की जो संख्या थी पहले जो महागठबंधन की वो 35 थी, यानी 41 चाहिए जीत के लिए, और बीजेपी को एनडीए को 3 चाहिए था। लेकिन हम लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और भाजपा से लड़ना पसंद किया, ना कि झुकना। और इस सिलसिले में आप सब लोगों ने देखा होगा कि एआईएम पार्टी के सभी साथियों ने हमको समर्थन किया है, आरजेडी के उम्मीदवार को, बसपा के साथी ने समर्थन किया है, तो संख्या 41 हो जाती है। दावा तो है, नतीजा आएगा शाम में। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने राज्यसभा की 5 सीटों पर एनडीए की जीत का विश्वास जताया और चुनाव से पहले कांग्रेस की जो रिसोर्ट पॉलिटिक्स है उस पर निशाना साधा। अपने विधायकों पर नहीं भरोसा रखना। अन्य पार्टी के भी लोग थे, विधायक थे, कोई किसी को इस तरह से नहीं किया, सब विधायक स्वतंत्र है, घूम रहे हैं। लेकिन इस तरह से हाउस अरेस्ट करना, आप देखे होंगे कि इसी तरह इन्होंने जब नो कॉन्फिडेंस मोशन था तो घर में सबको बंद कर दिया था, अपने घर में पटना में सबको बंद कर दिया था। इसी तरह राज्यसभा का चुनाव है, जिस तरह से विधायकों को एक होटल में बंद करके रखे, इसका मतलब आपको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। इसका मतलब विधायकों को आप पर भरोसा नहीं है, आपके लीडरशिप पे भरोसा नहीं है, आप नेतृत्व नहीं दे सकते हैं। और इसलिए आने वाले समय में आप और देखिएगा, उस पार्टी में बहुत सारे लोग, जो हम लोगों को सिग्नल मिल रहा है, आने वाले समय में उस पार्टी को, इनके लीडरशिप को खिलाफ वो लोग अलग होकर निकले। देखिए, सस्पेंस तो ओडिशा और हरियाणा में भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा बिहार में, क्योंकि वहाँ 5 आने हैं 6 मैदान में। सीधे मधुरेश नारायण हमारे संवाददाता पटना से जुड़ रहे हैं। मधुरेश, क्या इस समय तक की क्या खबर आपको लग रही है, क्योंकि दावा दोनों तरफ से है, लेकिन ज़रा ये बताइए उपेंद्र कुशवाहा जी कितने भरोसे में लग रहे हैं, या फिर दूसरी तरफ जो उम्मीदवार है आरजेडी समर्थित, वो कितने भरोसे में दिख रहे हैं? लालचंद जी, मैं बताना चाहूंगा कि सुबह 9 बजे मतदान की शुरुआत हुई और शाम 4 बजे जो मतदान है वो खत्म हो चुका है और वोटों की गिनती 5 बजे से शुरू होगी। बताया जा रहा है कि एनडीए के 202 जो विधायक हैं उन सब ने मतदान किया है। मतदान किधर किया है ये 5 बजे के बाद पता चल जाएगा। लेकिन बड़ी बात ये है कि महागठबंधन के जो 4 विधायक थे वो पहुंचे नहीं हैं, जिसमें 3 विधायक जो हैं वो कांग्रेस के हैं और 1 विधायक राजद के बताए जा रहे हैं। टोटल विधायकों की संख्या बिहार में कांग्रेस की 6 है। 6 में से 3 पहुंचे और 3 नहीं पहुंचे, मतलब 50% कांग्रेस विधायक मतदान करने के लिए राज्यसभा चुनाव में पहुंचे ही नहीं। इसके अलावा राजद का भी एक विधायक जो है वो चुनाव में नहीं पहुंचा है। ऐसे में जो संख्या है वो जो कुल मत प्राप्त है वो 237 हो जाती है। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम गणित को समझें तो जो गणित है 237 डिवाइडेड बाय 5 + 1 यानी 6, यानी 40 वोट जो है वो चाहिए होगा प्रति उम्मीदवार जीत के लिए। और एनडीए के पास पहले से ही 202 विधायक हैं, जो कि बताता है कि ठीक है, की जीत लगभग है। 5 के 5 उनके उम्मीदवार जीत जाएंगे, अगर ये गणित रहा है ना। हालांकि अभी 35 मिनट है, 34 मिनट अब रह गया विनोद जी, 34 मिनट अभी है। 4 विधायक गायब है महागठबंधन के। क्या लग रहा है मधुरेश जो बता रहे हैं कि भाई ऐसे में तो उनके 5 उम्मीदवार निकल जाएंगे, 202 उनके पास हैं? लाल जी, जैसे अपनी रिपोर्ट में अंतरात्मा की आवाज बता रहे थे, तो मुझे लगता है ये अंतरात्मा की आवाज तो अभी दिखने लगी है। वो नॉट रीचेबल अंतरात्मा की आवाज से ही हो गए क्या? वो अंतरात्मा की आवाज ही है कि अभी जो खबर है कि उड़ीसा में 3 विधायक कांग्रेस के जी एलानिया उन्होंने बीजेपी समर्थित जो ये है वहाँ कैंडिडेट है उनको सपोर्ट किया है। एलानिया जी, ये अंतरात्मा की आवाज के साथ साथ एलानिया भी एलानिया है, बिल्कुल। हाँ। और वो ये कांग्रेस पार्टी को ये सोचना पड़ेगा कि इतने दिन जो उनको शिमला और बेंगलुरु ले जाके रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करने का क्या फायदा मिला। यही बात कमोबेश आप देखेंगे कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करते करते बिहार में जब आप देखते हैं तो यहाँ भी अंतरात्मा की आवाज कुछ ज्यादा ही मुखर हो गई है जी। और वो पहले दिन से थी जी। अब तेजस्वी यादव तो खुद राज्यसभा में आना चाहते थे। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि तेजस्वी यादव खुद आना चाहते थे, लेकिन उनको डाउट था कि कांग्रेस के विधायक, उनको 6 सीट की जरूरत, वोट की जरूरत है,
बीजेपी को अपने 5वें के उम्मीदवार जो एनडीए के हैं उसके जिताने के लिए 3 सीट चाहिए, कैंडिडेट वोट चाहिए। तो अब ये 6 वर्सेस 3 में तेजस्वी यादव का पहला कॉन्फिडेंस हिला कि उनको लगा कि कम से कम कांग्रेस पार्टी के सारे लोग एक साथ वोट करने तो नहीं आएंगे, और ये हुआ। अब जो अनरीचेबल है उसमें ये साफ हो गया है कि जो आरजेडी समर्थित कैंडिडेट हैं उनको 6 वोटों की जो जरूरत है उसमें से 3 वोट जो है अभी अनरीचेबल है। बिल्कुल, तो 4 बता रहे हैं, 4 बता रहा है। तो अब ये इलेक्शन का वो जो टाइम भी खत्म हो रहा है, बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि ये इंटरेस्टिंग होगा। ये हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही धमाका आपको सुनने को मिलेगा। तो अंतरात्मा की आवाज इस बार कांग्रेस के रिजर्व पॉलिटिक्स को फेल कर दिया। 32 मिनट अगर और अंतरात्मा की आवाज से नॉट रीचेबल रहे ना, तो जो गणित मधुरेश बता रहे हैं वो वहां बिहार में हो जाएगा और बाकी जगहों पर तो खेल हो रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश, और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।